Good day, dear learners. Today we are going to start a very important chapter for class 10th and class 12th. And it is also useful for NEET and JEE Mains aspirants. The name of the chapter is the magnetic effect of current. इससे पहले we have a strong base of electric current. What is electric current? Which law governs the electric current? तो फंडामेंटल लॉ जो उसका था, जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करता था, दैट इज ओम्स लॉ. क्या था? इफ ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, अगर सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं तो रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस. तो एक बहुत फंडामेंटल सी बात आती है कि अगर हम रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो रेजिस्टेंस को यूटिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हम. जैसे somebody सेज कि करंट का यूज क्या है, तो आप बोलोगे यूज इज फॉर आई इंटू आर. आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो विदाउट रेजिस्टेंस कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो इलेक्ट्रिक करंट पे ऑन होता हो या ऑफ होता हो. या आई स्क्वायर आर, पावर और वोल्टेज, यानी आर तो कंपलसरी है. फिर हम एक टर्म पढ़ते हैं कि सुपर कंडक्टर, ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो है. तो फिर नॉर्मली क्यूरियस माइंड ये सवाल पैदा करता है कि क्या रेजिस्टेंस इतना जरूरी है? ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें हम करंट तो पढ़े पर हम रेजिस्टेंस ना पढ़े? या अगर हमने सुपर कंडक्टिविटी डेवलप कर ली फिजिक्स में, सुपर कंडक्टिविटी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई, तो उसका यूज क्या होगा? क्या उसका यूज हमारे घर में है, हमारे आसपास सराउंडिंग में अभी वाली लाइफ में है क्या? नहीं. उसको यूज करने के लिए हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझना पड़ता है, वो है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट. और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो है हमारा एक बेस है जो हमको 10th से 12th में लेके जाएगा विद सम कैलकुलस एड ऑन करें तो. बट कॉन्सेप्चुअली हमको यहाँ ये समझ में आएगा कि अगर हमने किसी एक आयरन नेल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक आयरन नेल आपको विजिबल है, कि अगर हम इस आयरन नेल के सर्किट को ऑन कर देते हैं जिसके चारों तरफ एक वायर लपेटा गया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो जो ये छोटी छोटी सी पिंस थी ना, आयरन की नेल्स थी ना, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है. यानी कि इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक मैग्नेट. इसमें जो ये टर्म आ रहा है, ये जो वायर बने हुए हैं सर्कुलरली लिपटे हुए से, दीज वायर्स आर नोन एज, या इस शेप को हम बोलते हैं सोलोनाइड. ओके. अब मैंने कहा आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ है इसका मैगलेव ट्रेन में. अगर आपने सुना हो कि जापान में, मतलब जापानी जनरली बोला जाता है, बाकी बहुत जगह हो गई होगी, हाई एंड टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का. ये जो मैग्नेटिक लेविएशन टर्म आपको दिख रहा है ना, मैग्नेटिक लेविएशन, ये जो है मैग्नेटिक लेविएशन का ही शॉर्ट फॉर्म है मैगलेव. लेविएशन मतलब उठना और मैग मतलब मैग्नेटिक्स. तो यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस जीरो है, और ट्रेन इसमें सरफेस से कुछ ऊपर चलती है, यानी कि फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है. देखिए इस ट्रेन को हम मैग्लेटिव ट्रेन बोलते हैं, मैगलेव ट्रेन. देखिए नॉर्थ साउथ ये पोल्स हैं मैग्नेट के. तो इस वजह से इसका क्या अपलिफ्टिंग हो जाती है. तो इसका मतलब ग्राउंड के रेल्स के साथ जो ट्रेन ट्रैक होती है, जिसको अपन रेल की पटरी बोलते हैं, उसके साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो बड़ा मजा आ गया. ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक हाई एंड यूज. दूसरा एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन बोलते हैं इसको, जो कि कैंसर डिटेक्शन या शरीर के बॉडी के किसी पार्ट में किसी टिश्यू का अनइवन ग्रोथ को सेंस करने वाली एक मशीन है. मेडिकल साइंस या एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, और जो न्यूक्लियर मेडिसिन में अपनी पीएचडी करते हैं या एमएस करते हैं, एमडी करते हैं, वो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. बट आप सब ने एमआरआई मशीन के बारे में सुना होगा. ठीक है. नॉर्मली और नीचे आए तो स्पीकर्स, ये जो हेडफोन्स अपन कान में लगा के घूमते हैं या रिकॉर्डिंग वॉइस डिवाइसेज हैं, ये सारी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड डिवाइसेज हैं. तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास मैग्नेटिक से रिलेटेड. जैसे मैंने कहा ना कि एक फंडामेंटल है कि मैग्नेट टर्म आया कहाँ से. फंडामेंटल क्यूरियस माइंड यही पूछेगा कि मैग्नेट आया कहाँ से. तो ये एक मैग्नीशिया नाम की जगह से, वहाँ से अपने नेचुरल मैग्नेट की बात करना शुरू करी. स्मॉल स्टेट इन द एशिया माइनर, ऑब्वियसली ग्रीस.
ऑब्वियसली इसलिए बोला क्योंकि मैंने जो भी हमारे पास करेंटली पुराने टाइम से चली आ रही साइंटिफिक इन्वेंशन है, थ्योरीज हैं, वो सब ट्रीज से ही है। तो वहाँ की जो स्टोन्स थी ना, उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो हमको ऐसा लग रहा था कि ये आयरन को अट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ चाइनीज़ ने भी इसी स्टोन को ढूंढा, व्हेन सस्पेंडेड, जब इनको हमेशा लटकाते थे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुकती थी। मज़ेदार बात यह है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुक रही हैं, और उस डायरेक्शन को अपन जो जानते हैं वो हमने नॉर्थ साउथ बोल दिया। दैट वाई इट इज़ यूज फॉर नेविगेशन। आपने जब किसी चीज़ को यूज़ करा और आपने देखा कि वो फंडामेंटली एक ही जगह पर आकर रुकती है, एक ही जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो। ये हमारी यहाँ पे थ्योरी काम कर रही थी। नेचुरल मैग्नेट का जो सिंपल हमारा एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है जिसको अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ एंड एक साउथ। हमेशा आपको किसी भी मैग्नेट में दो पोल मिलेंगे ही मिलेंगे, पोल जरूरी है, नॉर्थ एंड साउथ। और कभी भी आप इसको टुकड़े नहीं कर सकते। जब भी आप इसको काट लोगे, दो पार्ट कर दोगे बीच में से, तो इसके दोबारा से आपको दो पोल्स मिलेंगे। द मैग्नेट इज ऑलवेज हैव टू पोल्स। अभी एक बहुत सिंपल सी बात आती है, हम इसका आगे आंसर देंगे कि क्यों होता है मैग्नेट में हमेशा डाईपोल। मैग्नेट का मोनोपोल नहीं हो सकता। आप इसको तोड़ दो तो भी आपको इसके दो ही पोल मिलेंगे। फिर एक टर्म आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये थोड़ा सा पुराना टर्म है, हम इस फोर्स की जगह जो टर्म यूज़ करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जगह अपन वर्ड यूज़ करते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के नॉर्थ से लाइंस बाहर निकलती हैं, जैसा आपको इसके एरो में दिख रहा है, और साउथ के अंदर जाती है। नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर। इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं अपन, और लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या है इनकी प्रॉपर्टी, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। आपको सोचो कि यहाँ पे हमने पोल्स बनाए, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, है ना। दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम। हमेशा ये लाइंस फ्लो लूप बना रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं अपने पाथ को, है ना। क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। Direction of magnetic field is taken to be direction in which a north pole of the compass needle moves inside it। ये जो सारी लाइंस हमने पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास एक छोटा सा डिवाइस है, यू कैन से कि वो छोटा सा बार मैग्नेट है जो कि एक बीच के पॉइंट पर माउंटेड होता है, और इसका डिफ्लेक्शन इजीली हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ चाइनीज़ को लगा कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकता है, तो हमने इसको डायरेक्शन चूज़ करने के काम में ले लिया। देखो ऐसे कंपास, आपने इसको घुमा दिया तो भी ये एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा, इसको जाना ही नहीं है कहीं और। आपने घुमा के कैसे भी रख दो, ये एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है आपका कंपास, तो हम ये इंक्लूजन बनाते हैं कि कंपास खराब हो चुका है, और इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली बन सकती हैं। क्या डायरेक्शन है इसकी, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल पे आके मिल जाती है। ये हमने एक बार मैग्नेट रखा, ये एक्चुअली व्यू है जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है टेबल पे रखकर। उसको यहाँ पर ये छोटे छोटे कंपास रखे, ये देखो ये जैसे जैसे अपन इससे दूर जाते जाएंगे, ये कोई भी आप एक लाइन लिखें और ये आके कंप्लीट एक लूप बन गया इनसाइड द मैग्नेट। अब अंदर क्या होगा, मैग्नेट के अंदर मैग्नेट के ऐसा होगा कि नॉर्थ से तो बाहर आ रही है और साउथ की तरफ जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करेगा। जहाँ पर लाइंस ज़्यादा क्लोज हैं वहाँ पर डिग्री मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इनकी लाइंस को विजुलाइज करने के लिए, मान लो किसी के पास कंपास नहीं है तो आप क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन पाउडर ले लो, बुरादा ले लो लोहे का। किसी भी ब्लैक स्मिथ के पास, लेथ मशीन के काम करने वालों के पास आपको आयरन का बुरादा मिल जाएगा, आयरन की फिलिंग मिल जाएगी, और उनको बार मैग्नेट के आसपास छोटा छोटा सा डाल दो, ऐसे बुरक दो जैसे नमक डालते हैं ना अपन खाने में ऊपर से, उस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबको इस तरह की शेप लेती हुई दिख जाती है। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती,
क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पे जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, तो कभी भी नहीं काटेंगी। क्या अर्थ को भी अपन एक मैग्नेट मान सकते हैं? यस, अर्थ भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की जैसे बिहेव करता है, इसीलिए हमने उसके नॉर्थ और साउथ पोल को नाम दे रखा है। ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट को लगा बहुत पहले 1820 में कि एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में अगर हमने कोई बार मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी देखी, इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि उस बार मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस उस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में भी है। अब ये मत कहना कि फाइबर ऑप्टिक्स तो बहुत नई चीज़ है या टीवी बहुत बाद में जीएल ने डिस्कवर किया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट जो बताया ऑरस्टेड ने, और उसके बेस पर कितनी सारी चीज़ें आई। कई लोगों को लगता है जैसे यहाँ रेडियो आया तो रेडियो का डिस्कवरी तो मार्कोनी ने की। टीवी को बनाया किसने? जीएल बेयर्ड ने बनाया, मतलब इन्वेंट करा। ऑब्वियसली ऐसे ही रेडियो को किसने इन्वेंट किया? मार्कोनी ने। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, और उसको सर्किट से अटैच कर दिया, देखो आप, और एक कंपास को इसके पास रखा। आपने देखना, नोट करना, कंपास अभी बिल्कुल सीधा है, अर्थ की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है ना। अभी स्विच ऑन नहीं है। अगले केस में हमने स्विच को ऑन कर दिया। जब हमने स्विच को ऑन करा तो क्या हुआ? करंट स्टार्ट हो गया, और करंट स्टार्ट होने से ये क्या होगा? नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ वाला पॉइंट ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इसका अट्रैक्शन आने लगा होगा और ये डायरेक्शन बन गई। ऐसा हम इसकी पोलैरिटी रिवर्ट करके भी चेक करते हैं। देखो जो ये एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसमें आपका पूरा एक ऑपरेशन काम करता है, मतलब एक प्रोसीजर काम करता है। हम पहले वायर के सर्किट को ऑन करते हैं करंट के, फिर करंट के मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करके देखते हैं, फिर हम उसमें करंट की पोलैरिटी को चेंज करते हैं। जब इतनी सारी चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि नहीं, कंपास वास्तव में इफेक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये वास्तव में किस चीज़ का इफेक्ट है? उस सर्किट में किए जाने वाले चेंजेस का। ओके, मतलब आपको बहुत तरह से नॉक करके चेक करना पड़ता है, ये चेकिंग है। अब देखो, जैसे इसका स्विच ऑन होगा, डायरेक्शन पहले से उल्टा है करंट का, पोलैरिटी अलग है, तो अब अलग डायरेक्शन है। दिस प्रूव्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने ये प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ये जो रूल है इसको अपन स्नो रूल बोलते हैं डायरेक्शन देखने के। व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, SN, साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट, OW, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ। अब बोले हमें कैसे पता चलेगा कि साउथ टू नॉर्थ है? ये है देखो स्टैंडर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस समय सर्किट ऑन नहीं था। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? जब साउथ टू नॉर्थ। अब यानी कि ये डायरेक्शन हमने कर दिया। इस सेकंड वाले सर्किट को देखना, तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ वेस्ट हो जाएगा, इधर की तरफ ये साउथ चला जाएगा। ऐसे तो सिंपल सा इफेक्ट है, आपको ये टर्मिनोलॉजी याद करना है। अब इसके अगले पार्ट में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE हो या राजस्थान बोर्ड, 10th की बात कर रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब वायर। इसमें हमने क्या करा, एक करंट कैरिंग वायर लिया और उस करंट कैरिंग वायर को एक शीट में से पास कर दिया, और अब इसकी सर्किट को अपन ऑन करने की कोशिश करेंगे। देखो, और यहाँ पे क्या करते थे अपन, यहाँ पे एक आयरन फिलिंग डाल देते। आयरन का पाउडर मैंने बताया था ना, वैसा आयरन का पाउडर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। जैसे ही आप इसका स्विच ऑन कर देंगे, वो जो आयरन फिलिंग था वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा,
और ये बताता है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर या फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी ये बात आती है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 12th क्लास में आने के बाद हम इसके लॉ को लिखने लग जाते हैं कि भैया इस वायर से दूर जाने पर क्या मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही रहेगा। अब इसके लिए जो लॉ है वो क्या है कि अगर हमने थंब की डायरेक्शन में करंट को रखा ऐसे, राइट हैंड का थंब हमने ऐसे लगाया और फिंगर्स को कर्ल कर दिया, तो ये जो कर्लिंग वाला फॉर्म है ना, राइट हैंड की बात करो, राइट हैंड का रूल, तो ये जो कर्ल करा है ना, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सही है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर करंट ऐसे, अगर हमने करंट की पोलैरिटी को रिवर्ट कर दी तो आप देखोगे कि फिंगर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। अब बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है? ये मैं इसको मूव करा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको कैसा लगेगा ये आप खुद जज करके देखिए। तो ये जब हमने क्लॉकवाइज किया तो राइट हैंड का डायरेक्शन ऐसे आ गया। आप मैक्सिमम स्क्रू देखोगे ना हमारे आसपास, वाटर का टैप देखोगे किचन में, वॉश बेसिन में, बाथरूम में, कहीं पर भी, तो जब आप उसको यूं करोगे तो उसका डायरेक्शन थंब का क्या है, नीचे, इसका मतलब वो कस रहा है, वो टाइट हो रहा है। इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को रिलेट करते हैं। इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है। फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखना है, फिंगर को कर्ल करना है, वो डायरेक्शन क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और थंब की डायरेक्शन क्या बता रहा है, थंब बता रहा है करंट का डायरेक्शन। जो भी हमने यहाँ पे बात करी वो बिल्कुल इजीली इसी वाले वे से समझ में आ सकती है। हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेंगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो पोलैरिटी अपोजिट आ जाएगी। करंट को हमने इंक्रीज कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। बोले कैसे पता चला, गौर करो, लाइंस की स्ट्रेंथ देखो, दिखा है डिफरेंस, यहाँ देखो और अब देखो, करंट इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता चला कि करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है, हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्शन चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। आज किस बार वाले पार्ट में हम करंट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जब आपने करंट को डिक्रीज होते हुए देखा तो देखना लाइंस के बीच का गैप बढ़ जाएगा। वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। इस तरह के मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, इसमें भी आपको दो पोल्स मिलेंगे। और क्यों बोला है इसको, आपने देख सकते हैं कि घोड़े की नाल की जैसी शेप है इसकी। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? इसका आंसर है the magnetic field of a magnet exert force. Force means interaction. अपन हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। These classes are termed as concept course या concept classes. Remember, तो आपको फोर्स वाली बात पे गौर करना है, इसको हल्के में मत ले लेना। फोर्स इज द इंटरेक्शन। फोर्स के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के सराउंडिंग में फील्ड है, बट जब तक हम कंपास नहीं रखेंगे हमें उस फील्ड की प्रेजेंस का पता नहीं चलेगा। फोर्स ऑलवेज रिक्वायर टू थिंग्स, टू बॉडीज, टू पार्टिकल्स टू इंटरेक्ट, दैट्स व्हाई देयर इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर चार्जेस। The force experienced by the two poles are equal and opposite. These two forces form a couple which reflects the compass needle. इस तरह से हमारे कंपास का वेरिएशन आता है। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन के साथ अपन कंप्लीट करेंगे कि अगर ए बी एक करंट कैरिंग वायर है, इसको हमने प्लेन के प्लेन में रख दिया, तो P वाले डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, R1 और R2 में कहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा। R1 बड़ा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर फील्ड क्या होगा, कम। P पॉइंट पे फील्ड कम होगा।
वो पूछ रहे डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए देखो, अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ पे पी पॉइंट पे फिंगर्स कहाँ जाएगी मेरी, अंदर आपकी तरफ आ रही है तो इनसाइड हो गया, और क्यू पॉइंट पे कहाँ आएगी, आउटसाइड। क्यू पॉइंट पर आएगा आउटसाइड और पी पॉइंट पे क्या आएगा, इनसाइड। By applying right hand thumb rule, the direction of magnetic field P is into the plane and Q is out of the plane. और कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने इतनी बातों को बहुत अच्छे से समझा है। हम इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे अगले अपने क्लास बैक लेक्चर में, और इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ को बहुत गौर से देखें, ये आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ये रिवीजन भी मान सकते हैं आप इसको, और मेन कंटेंट भी मान सकते हैं, बूस्टअप क्लास से भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अपने फाइनल तैयारी को रैप अप करने के लिए जस्ट ये 15-15 मिनट के 20-20 मिनट के वीडियोस देख लें और अपना काम एग्ज़ाम का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।